देखो आज के क्लास में हम लोगों का जो पहला टॉपिक आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये लास्ट टॉपिक है हमारे वेव मैकेनिक्स में। दो पोर्शन है, एक है बीट्स और दूसरा है डॉप्लर सेंटर। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। बीट्स होता क्या है और इसके फॉर्मेशन के पीछे का लॉजिक है। ऐसे समझिए कि अगर मान लीजिए जैसे दो आइडेंटिकल वेव एक ही मीडियम में अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उनके आपस में सुपरपोजिशन से बनता है स्टैंडिंग वेव, जो हम लोग का पिछला टॉपिक था ऑर्गन पाइप था, जो पहले आप डिस्कस किए। ठीक है, अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाता है तो उनके आपस में सुपरपोजिशन से बनता है स्टैंडिंग वेव, करेक्ट। लेकिन आज जो आप पढ़ने जा रहे हैं ना बीट्स का फॉर्मेशन, उसका लॉजिक ये कहता है कि जैसे मान लो मेरे हाथ में दो ट्यूनिंग फॉर्क है। ट्यूनिंग फॉर्क समझते हैं? जो लोग नहीं समझते ऐसे समझिए कि बच्चा लोग खेलने के लिए देखेगा एक बार टन 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 ऐसे बजता है, बस वही ट्यूनिंग फॉर्क। लगभग दो ट्यूनिंग फॉर्क है, दोनों को एक साथ हम बजाते हैं तो यहां से जो साउंड निकलता है वो आपकी तरफ जाता है। ठीक, मतलब इस बार दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों वेव एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ओके, उनके फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली या डिफरेंस होना चाहिए, उनके फ्रीक्वेंसी में छोटा सा डिफरेंस होना चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी नहीं होना चाहिए। जैसे एक का फ्रीक्वेंसी अगर 200 हर्ट्ज है तो दूसरे का फ्रीक्वेंसी 206 हर्ट्ज, 210 हर्ट्ज, बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वैसे केस में जो आप रिजल्टेंट वेव सुनेंगे, इस बार क्या है, दोनों वेव एक डायरेक्शन में जा रहा है, दोनों के फ्रीक्वेंसी में है ना हम लोगों का स्लाइटली डिफरेंस है, तो जब वो आपके कान तक पहुंचेगा तो दोनों वेव का जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से रिजल्टेंट क्रिएट होगा वही आप सुन पाएंगे, करेक्ट है ना। तो इस बार जो आप रिजल्टेंट वेव रिसीव करेंगे उसका एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन होगा। इस टाइम वेव में क्या होता था, पोजीशन का फंक्शन। पहले दिन ऑर्गन पाइप में आप देखिए ना, कहीं नोड बन गया, कहीं एंटी, कहीं और कब दोनों में अंतर होता है। कहीं का मतलब हो गया पोजीशन, यहाँ नोड बन गया तो हमेशा नोड ही रहेगा, यहाँ एंटी नोड बन गया हमेशा एंटी नोड रहेगा। लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं कि कभी कभी तुमको मैक्सिमम सुनाई देगा और कभी कभी तुमको कुछ नहीं सुनाई देगा। हम बोल रहे कभी कभी मतलब टाइम के साथ, कहीं कहीं नहीं बोल रहे, दोनों में अंतर होता है, बहुत सिंपल। ठीक है, तो पिछला जो स्टैंडिंग वेव था उसमें एम्पलीट्यूड पोजीशन का फंक्शन था एक्स का, लेकिन इस बार जो बीट्स बनेगा उसमें जो आपका एम्पलीट्यूड आएगा वो टाइम का फंक्शन होगा। समझ में आया? बीट्स एक ऐसा पर्टिकुलर फेनोमेनन है जिसमें दो आइडेंटिकल वेव जिनके फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होता है, जब वो एक ही डायरेक्शन में चलते हैं उनके सुप्रीम पोजीशन से जो रिजल्टेंट वेव तैयार होता है उसका एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन होता है। दिस इज द कांसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। फिर वहां पे एक क्वेश्चन है, उसका कैलकुलेशन है, सब चीज देखेंगे। नीचे लिखो, टॉपिक दे दो आज का, कांसेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बीट्स। लिखना नीचे स्टेटमेंट, when two identical waves, concept of formation of beats, नीचे लिखना, when two identical waves having slightly different frequency moves towards same direction, comma superimposed on each other, moves towards same direction, comma superimposed on each other, then moves towards each other, comma superimposed on each other, comma then resultant wave have amplitude as a function of time. Resultant wave have amplitude as a function of time, full stop. This is called beats. ठीक है, अब देखो ये बीट में है ना, वैसे तो इसका न्यूमेरिकल पोर्शन हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन इसका जो एक क्वेश्चन सीधा डायरेक्ट आता है
वो क्वेश्चन लिखा रहे हैं, उसी का डेरिवेशन भी आपके सामने होगा और उसका जो आउटकम आएगा ना, उस क्वेश्चन का जो कंक्लूजन आएगा, वहां से आपके पास न्यूमेरिकल आता है। तो न्यूमेरिकल के बारे में भी लास्ट में आपको समझाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन लिखिए, show that number of beats formed per second, show that number of beats formed per second is equals to difference in frequencies of combining beat, is equals to difference in frequency of combining beat। इसको हम लोग को मैथमेटिकली प्रूफ करना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो साउंड जा रहा है, एक का फ्रीक्वेंसी 200 हर्ट्ज है और दूसरे का 206 हर्ट्ज है, तो जो आपको नंबर ऑफ बीट्स एक सेकेंड में सुनाई देगा वो 6 होगा, 6, ठीक है। तो ये हम लोग को मैथमेटिकली है ना प्रूफ करके लाना है कि आखिर ये नंबर ऑफ बिट्स 6 कैसे आता है, उसके बारे में देखना। मान लो हम लोग के पास आपके क्वेश्चन का आंसर चल रहा है, let two sound waves moving in same direction have frequency f1 and f2। तो अगर हम उनका डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट वेव फंक्शन लिखेंगे तो आप लिखेंगे a sin ओमेगा 1t, मान लो पॉजिटिव की तरफ जा रहा है x, y2 इज इक्वल्स टू a sin, बस यहाँ पे ओमेगा 2t होगा, बाकी वो भी पॉजिटिव की तरफ ही जाएगा। अंतर पता चला ना पिछले दिन और आज में? पिछले दिन क्या था, दोनों आपको में एक प्लस में एक माइनस, ऐसे यहाँ कुछ भी ले सकते हो प्लस माइनस। हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए लेट ऑब्जर्वर इज एट ऑरिजिन, आप मान के चलो कि ऑब्जर्वर जो है वो ऑरिजिन पे है, तो x का वैल्यू 0 हो गया। अगर आप x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो आपके पास y1 का वैल्यू हो गया a sin ओमेगा 1t और y2 का वैल्यू हो गया a sin ओमेगा 2t। अब आप अप्लाई करो इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा वो 1 और 2 का सम है, तो आपके पास आ गया y net इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा 1t प्लस a sin ओमेगा 2t, यही आया। आप इसमें से a को कॉमन निकाल लिए, छोटा सा मैथमेटिक्स है, sin c प्लस sin d का नेट, y net इज इक्वल्स टू a 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई f, ओमेगा को 2 पाई f लिखे, y net इज इक्वल्स टू 2a sin, थोड़ा देखना, 2 पाई f1t 2 पाई f2t और नीचे 2 है इंटू cos 2 पाई f1t माइनस 2 पाई f2t और नीचे 2, सही है। दिस इज y net इज इक्वल्स टू 2a sin 2 पाई t को बाहर निकालो, 2 पाई t को बाहर निकालो। अगर 2 पाई t को आप बाहर निकाल लेंगे तो f1 प्लस f2 2 पाई t बाई 2 कर दो, पाई t बचेगा और यहाँ भी cos में वही होगा f1 माइनस f2 और फिर से होगा पाई t। थोड़ा रुकिए, आपको है ना अभी तक 3 तरह का वेव इक्वेशन आ गया है, उस पे समझिए। कोई प्लेन प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन कैसे होता है, तो वो इस फॉर्म में रहता है kx प्लस माइनस ओमेगा टी या ओमेगा टी प्लस माइनस kx। कोई स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन कैसा होता है, तो लास्ट यहाँ पढ़े 2a sin kx cos ओमेगा टी, एक में kx एक में ओमेगा टी। अब हो सकता है दोनों जगह sin रहे, हो सकता है दोनों जगह cos रहे, हो सकता है एक जगह sin एक जगह cos रहे, एक जगह cos एक जगह sin, लेकिन एक में kx होगा और दूसरे में क्या होगा ओमेगा टी। तो जैसे ही वो इक्वेशन देखना है ना, पहचान जाना कि हां दिस इज स्टैंडिंग वेव।
लेकिन बीट्स के इक्वेशन में दोनों में टाइम रहता है। वही साइन कॉस का मल्टीप्लिकेशन, साइन साइन भी आ सकता है, कॉस कॉस भी आ सकता है, कॉस साइन भी आ सकता है, लेकिन दोनों में टाइम रहेगा। तो इस तरह का इक्वेशन देखिए तो मेंटली तैयार हो जाइए कि हाँ ये क्वेश्चन जो है वो बीट से रिलेटेड, ठीक है। आपको पहचानना पड़ेगा ना, तब ना आप उसका कॉन्सेप्ट उस पर लगा पाएंगे। क्लियर हो रहा, समझ में आ रहा? लेकिन इसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। हमेशा ध्यान रखना कि जो माइनस वाला, आप कोई भी फॉर्मूला याद कर लीजिए, साइन सी प्लस साइन डी, ठीक है, कॉस सी प्लस कॉस डी, समझ में आया? इस तरह एक में प्लस है सी प्लस डी है तो एक में सी माइनस डी है, याद आ रहा आपको ट्रिग्नोमेट्री? तो उसमें जो माइनस वाला रहेगा ना वो एम्पलीट्यूड में रहेगा और जो प्लस वाला रहेगा वो फेज में रहेगा। तो आपको इसको ऐसे लिखना है कि दैट y net is equals to 2a cos f1 minus f2 pi t and sin f1 plus f2 pi t। अब आप यहां समझिए ध्यान से, सर आपको कैसे पता कि f1 minus f2 वाला ही एम्पलीट्यूड में रहेगा? ये वो लाइन है जिसके बेसिस पे एक्सपेरिमेंटल देखा गया है कि जो नंबर ऑफ बीट्स है वो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस आता है, और ये बीट्स का नंबर तुम डिफरेंस ही निकाल सकता और वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है। लाइन समझ में आया? सर आपको कैसे पता कि f1 माइनस f2 वाला टर्म ही एम्पलीट्यूड में रहेगा? देखिए आप क्वेश्चन जो लिखे उसमें बीट का नंबर निकालना है पर सेकंड, और वो किसके बराबर है? फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस का। तो डिफरेंस वाला ही एम्पलीट्यूड में होगा क्योंकि एम्पलीट्यूड से ही आप बीट्स का नंबर काउंट करेंगे, ठीक है? डिफरेंस वाला, कॉस वाला नहीं, क्या बोले? डिफरेंस वाला, ठीक है। अब ये है आपका यहां से यहां तक एम्पलीट्यूड, दिस इज इक्वेशन ऑफ बीट्स whose amplitude is function of time, whose amplitude is function of time, उसका एम्पलीट्यूड है वो टाइम का फंक्शन है। अब दो तरीका है यहां से, फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इसका मतलब 2a cos f1 माइनस f2 पाई t का वैल्यू होगा मैक्सिमम, और ये मैक्सिमम तभी होगा जब cos f1 माइनस f2 पाई t का वैल्यू या तो +1 हो जाए या -1। बताओ जनरल फॉर्मूला, cos n पाई, cos n पाई, तो यहां से आ गया f1 माइनस f2 पाई t इज इक्वल्स टू n पाई, ये पाई पाई कैंसिल, तो टाइम का जनरल फॉर्मूला आया n बाई f1 माइनस f2। इसमें आप n का वैल्यू ले सकते हो, नहीं 0 से ले सकते हैं, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 1 2 3 4 ऐसा। मतलब देखो सुनना, हम जो बोलेंगे उसको मतलब सुनना। चलो आप है ना कोई दो को फ्रीक्वेंसी बोल दे, कोई भी दो, 280 288 280 288, डिफरेंस कितने का? 8 का, तो ये 8 है। अब n के जगह पे 0 पुट किए, 0 आ गया, उस समय तुमको मैक्सिमम सुनाई। फिर उसके बाद n के जगह 1 पुट किए, 1/8 आ गया, उस समय फिर तुमको मैक्सिमम सुनाई। 0 पे मैक्सिमम, 1/8 पे मैक्सिमम, उसके बाद 2/8 पे मैक्सिमम, उसके बाद 3/8 पे मैक्सिमम, उसके बाद 4/8 पे मैक्सिमम, उसके बाद 5/8 पे मैक्सिमम। बात समझ में आ रहा? अभी मैक्सिमम 1/8 पे मैक्सिमम, 2/8 पे मैक्सिमम, 3/8 पे मैक्सिमम। क्लियर हो रहा? तो ऐसे आपको ये सीक्वेंस सेट करना। तो टाइम जब जब आपको मैक्सिमम सुनाई देगा, टाइम जब जब आपको मैक्सिमम सुनाई देगा, दैट टाइम ऑफ मैक्सिमम इज जनरल फॉर्मूला 0 1 by f1 minus f2 comma 2 by f1 minus f2 एंड सो ऑन चलते जाएगा ना। ये वो क्षण है जब आपको मैक्सिमम सुनाई दे रहा है। क्लियर है? इसी तरह बी आ जाओ, फॉर मिनिमम या मिनिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड का वैल्यू होगा 0 0, समझ गए? ये भी मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम है, ये मिनिमम नहीं है। एम्पलीट्यूड 0 जब आपको कुछ नहीं सुनाई,
जब आपको कुछ नहीं सुनाई देगा वही जीरो है। बात समझ गए? तो ऐसे केस में 2a cos f1 माइनस f2 पाई t का वैल्यू होगा जीरो। जनरल फॉर्मूला बोलो, cos f1 minus f2 pi t will be equals to cos 2n plus 1 pi by 2। तो आपके पास आ गया f1 minus f2 pi t will be equals to 2n plus 1 pi by 2। दोनों तरफ पाई कैंसिल। तो टाइम का जनरल फॉर्मूला जो आपके पास है, that time will be equals to 2n plus 1 divided by f1 minus f2। यही है ना, जिसमें फिर से आप n की जगह पे 0 1 2 3 पुट कर सकते हैं। सुनिए, पहले 0 पुट कीजिए, 1 by अच्छा एक 2 छूट गया, ये 2 छूट गया, ये 2 छूटा है, ठीक है। हाँ, 1 by 2 f1 माइनस f2 करेक्ट है। जैसे अभी हम लोग का डिफरेंस 8 का था, तो होगा 1 by 2 into 8, फिर 1 पुट करेंगे तो 3 by 2 into 8, फिर 2 पुट करेंगे तो 5 by 2 into 8। इस समय तुमको कितना सुनाई देगा? 0 सुनाई, कुछ नहीं सुनाई, ठीक है। अब देखो जैसे हम हाथ का मूवमेंट करेंगे ना, वैसे समझना, वहां से 0 टाइम पे मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद फिर 1 by 2 f1 माइनस f2 पे 0, फिर उसके बाद 1 by f1 by f2 पे मैक्सिमम, फिर उसके बाद 0, फिर उसके बाद 2 by f1 by f2 पे मैक्सिमम एंड सो ऑन। ऐसे मैक्सिमम फिर 0, मैक्सिमम फिर 0, मैक्सिमम फिर 0, मैक्सिमम फिर 0। क्लियर है? इसका मतलब यहां अगर टाइम मिनिमम का भी वैल्यू लिख लिया जाए तो हमारे पास है 1 by 2 f1 minus f2, 2 by 2 2 नहीं 3 by 2 f1 minus f2, 5 by 2 f1 minus f2। क्लियर है? तो आपको पता चल गया है कब कब मैक्सिमा और कब कब मिनिमा बन रहा है। जस्ट इतना नोट करें, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा और पोर्शन है उसको खत्म। ये वाला हो गया आपका, ये वाला हो गया ना? चलो जी, जब तक है ना हम यहाँ, आप देखिए वहां दो मैक्सिमा के बीच टाइम का गैप कितना है? दो मैक्सिमम के बीच टाइम का गैप कितना है? 1 कहां है? 1 by f1 minus f2। गौर करो, दो मैक्सिमा के बीच का टाइम गैप 1 by f1 minus f2। इवन इसके और इसके बीच का भी टाइम गैप लोगे तो 1 by f1 minus f2 ही आएगा। दो मिनिमा के बीच का टाइम गैप, इसके और इसके बीच का टाइम गैप सोचो, दैट टाइम गैप इज 1 by f1 minus f2। इवन इसके और इसके बीच भी आप लीजिएगा या कोई भी दो लीजिएगा, वो होगा 1 by f1 minus f2। करेक्ट है? तो बीट का बनना, जिसको आप बीट का टाइम पीरियड कहते हैं, वो क्या है? जब आप एक मैक्सिमम सुनते हैं, फिर आप मैक्सिमम के बाद 0 सुनते हैं, और फिर उसके बाद आप फिर से मैक्सिमम सुनते हैं, दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का जो टाइम का गैप है वो बीट का टाइम पीरियड कहलाता है कि हाँ 1 बीट इज सेड टू बी फॉर्म। मैक्सिमम, फिर आप 0 सुनते हैं, फिर आप मैक्सिमम सुनते हैं, तो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमम से मैक्सिमम के बीच का जो गैप है, टाइम का गैप है, उसको आप बीट का टाइम पीरियड कहते हैं। 1 बीट इज सेड टू बी फॉर्म। उसी तरह अगर आप चाहो तो 0 सुने, फिर मैक्सिमम सुनेंगे, फिर 0 सुनेंगे, तो 0 से 0 भी आप 1 बीट मान सकते हैं। तो कोई भी, चाहे आप मैक्सिमा को पकड़ के चलिए या मिनिमा को पकड़ के चलिए, आपको पता चल रहा है दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा के बीच का टाइम गैप 1 by f1 minus f2 है, दो कंसेक्यूटिव मिनिमा के बीच का भी टाइम गैप 1 by f1 minus f2 है। तो क्या ये कह सकते हैं कि 1 बीट इज सेड टू बी फॉर्म्ड इन टाइम 1 by f1 minus f2? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम लोग यहीं से आगे बढ़ते हैं, जरा गौर करना।
टाइम गैप between two consecutive maxima or two consecutive minima equals to 1 by f1 minus f2. So one beat is said to be formed in time 1 by f1 minus f2. तो मतलब ये हो गया कि ये बीट का टाइम पीरियड है कि वो एक बीट है ना इतने समय में बनेगा। तो जब टाइम पीरियड आपको पता है तो नंबर ऑफ बीट्स एक सेकंड में कितना बनेगा, क्या इसका रेसिप्रोकल होगा? टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल। सो नंबर ऑफ बीट्स फॉर्म पर सेकेंड, जिसको आप दूसरे टर्म में बीट फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, एंड दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस। रेसिप्रोकल करोगे तो f1 माइनस f2 आ जाएगा। यही तो आपको प्रूव करना है कि एक सेकेंड में जो नंबर ऑफ बीट्स बनने का है दैट इज डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ कंबाइनिंग वेव। द नंबर ऑफ बीट्स व्हिच इज फॉर्म्ड पर सेकेंड इज डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज ऑफ कंबाइनिंग वेव। दिस इज द मतलब अगर आप 280 हर्ट्ज का एक वेव लेते हैं, 288 हर्ट्ज का दूसरा वेव लेते हैं, तो एक सेकंड में आपको कितना बीट सुनाई देगा? 8। समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अगर आप 280 का एक वेव लेते और 320 का दूसरा वेव लेते तो डिफरेंस कितना? 40। एक सेकंड में 40 सुनाई देता या एक बीट के लिए 1/40 होता। क्यों बोला जाता है बीट्स में कि जो हमारा कंबाइनिंग वेव्स है उनके फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस ना हो? अब यहाँ पे थोड़ा है ना रीजन टाइप है ना चीज, सोचिए समझिए। देखिए, चाहे फ्रीक्वेंसी में कितने का भी डिफरेंस हो बीट्स जरूर बनेगा। मतलब अगर 40-50 का भी डिफरेंस होगा तो भी बीट्स बनेगा और बीट्स इसी तरीके से कैलकुलेशन में आएगा, लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा। कारण आपके ईयर का जो ड्रम है उसका परसिस्टेंट होता है 1/10 सेकेंड। इस लाइन का मतलब है कि अगर कोई भी फेनोमेनन ईयर के लिए 1/10 सेकेंड से कम में होगा तो उसको पता नहीं चलेगा। बात समझे? बीट्स का मतलब है आपको मैक्सिमम और मिनिमम में अंतर पता चलना चाहिए ना। अब आप इस नंबर को 10 से ऊपर मत ले जाइए। 10 से ऊपर ले जाइएगा तो आपके ईयर को पता ही नहीं चलेगा वहां बीट बना है, उसको लगेगा कि एवरेज साउंड सुनाई दे रहा है। बात समझा? ठीक है। इसलिए बोला जाता है कंबाइनिंग वेव के फ्रीक्वेंसी में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए केवल फ्रीक्वेंसी में 4 का डिफरेंस होता तो एक सेकंड में 4 बीट बनता और हर बीट के लिए टाइम पीरियड होता 1/4। सही है ना? 1/10 के अंदर 1/10 से बड़ा होना चाहिए, उससे छोटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 1/4 तो उस समय हमारे ईयर को समझ में आएगा कि हाँ एम्पलीट्यूड बढ़ा है घटा है, बढ़ा है घटा, पता चलेगा। और अगर 1/10 में 10 से बड़ा कोई नंबर पुट कर दो तो ये टाइम और छोटा हो जाएगा। उस समय ईयर को पता ही नहीं चलेगा कि एम्पलीट्यूड में कुछ वेरिएशन भी हुआ है, जबकि वहां हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, ये इसका फाइनल लॉजिक होता है। याद रख नोट कीजिए, हम कुछ स्टेटमेंट लिखा दे इसका खत्म करें। अच्छा, जगह छोड़ दो, मेरा स्टेटमेंट लिख लो फिर नोट कर लेना। लिखना if frequency of combining waves is small, वहां frequency of combining wave लिख लेना। if difference in frequency of combining wave is small, ब्रैकेट में लिख देना less than 10, then we can easily distinguish formation of beats. But if
that difference is higher, but if that difference is higher, comma, even there is large number of beats formed per second, even there is large number of beats formed per second, but we are not being able to distinguish between them. We are not being able to distinguish between them. Clear? ये था तुम्हारा बीट्स, नोट कर लो इसको। आपके पीछे जो गाड़ी है वो हॉर्न बजाते रहता है, सही है? तो आप जो उस गाड़ी के हॉर्न को सुनते हैं, आपको पता है वो उस गाड़ी का हॉर्न का एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, ठीक है? अब सुनिए, इस पे एक कहानी सुनिए। पहले कहानी सुन लीजिए, ये एससी वर्मा में ना बहुत अच्छा है, क्वेश्चन में प्लान किया गया है, ठीक है? कहानी, और फिर बोला गया है कि बताओ ये सही है या गलत। सुनना क्या, एक ट्रैफिक पुलिस खड़ा था, वहां पे है ना एक हाई स्पीड कार है ना पार हुआ, ठीक है? जब वो कार वहां से हाई स्पीड पार हुआ तो उस पे चालान कर दिया। चालान जब किया तो कार वाला पार हो गया तो क्या हुआ, इसका नंबर है चालान, ठीक है? ये मेरा गलती नहीं, ठीक है? अगर पार हो गया काय बना क्वेश्चन एससी वर्मा साहब, तो काम पे ध्यान देते। तो देखो, उस पे है ना चालान हो गया, वो कोर्ट में पेश हुआ ड्राइवर। तो ड्राइवर जो है वो बहुत अच्छा लॉजिक दिया, बोला कि सर देखिए, ये जो विसल मारा ना, सीटी मारा, रुकने के लिए हमको बोला, हम इसलिए नहीं रुके, इसलिए चालान हुआ कि हमको सुनाई ही नहीं। तो पुलिस वाला बोला कि हम तो विसल बजाए थे, सीसीटीवी कैमरा में है कि हाँ हम विसल बजाए। तो बोला देखिए, डॉप्लर्स इफेक्ट के कारण ऐसा होता है, ठीक है? डॉप्लर्स इफेक्ट के कारण ऐसा होता है कि आप जो फ्रीक्वेंसी जनरेट किए वो तो सही है कि वो ऑडिबल रेंज के अंदर था, लेकिन मेरा वेलोसिटी होने की वजह से वो ऑडिबल रेंज से बाहर हो गया, इस वजह से हमको सुनाई नहीं। अब जज साहब उधर डॉप्लर्स इफेक्ट पढ़ के नहीं है, ठीक है? आप है जज साहब, ओके? आप आज डॉप्लर्स इफेक्ट पढ़ेंगे, फिर आप केस का फैसला दीजिएगा कि कौन सही बोल रहा था और कौन गलत बोल रहा, समझ गए? आगे कारण सही बोल रहा, देखते हैं। डॉप्लर्स इफेक्ट, तो आप मान लीजिए कि आप है ना एक केस का है ना सुनवाई करने जा रहे हैं और आपको डॉप्लर्स इफेक्ट का तैयारी करके जाना है। अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको जज का हिस्सा और जाति वाला फीलिंग नहीं आएगा। तो देखो होता क्या है डॉप्लर्स इफेक्ट, जब कभी भी सोर्स जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, साउंड जनरेट करता है, और जो सोर्स के साउंड को रिसीव कर रहा है ऑब्जर्वर, अगर उनके बीच रिलेटिव मोशन हो, रिलेटिव मोशन दोनों नजदीक आए, दोनों दूर जाए, कुछ भी हो, उनके बीच एक रिलेटिव मोशन होना चाहिए। अच्छा, मेरा दोनों हाथ देखो, क्या इनके बीच रिलेटिव मोशन है? नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? उनको नजदीक आना, दूर जाना होगा। Whenever there is relative motion between source and observer, that frequency which is received by observer, उसको हम लोग apparent frequency कहते हैं, is different from actual frequency produced by source। जो सोर्स एक्चुअल फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहा है उससे जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है वो अलग है, ठीक है? इसी पर्टिकुलर फेनोमेनन को डॉप्लर्स इफेक्ट कहते हैं। अब अलग होगा, ये आपको डॉप्लर्स बता दी, फिर आपको अब मैथमेटिकल एनालिसिस से वो दिखाएंगे कि कब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और कब फ्रीक्वेंसी घटता है। जनरल भाषा में छोड़ो इस डॉप्लर्स इफेक्ट को, एक जनरल भाषा, जनरल थ्योरी जो आप बाय नेचर समझ सकते हैं। अगर आप एक ऑब्जर्वर है और कोई बाइक राइडर या कार राइडर आपकी तरफ हॉर्न बजाते हुए आ रहा है, तो आप जो फ्रीक्वेंसी रिसीव कीजिएगा वो उसके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा या कम? ज्यादा। और जब वो तुमको पार कर जाएगा और उसके बाद दूर जाने लगेगा, तो अब जो आप फ्रीक्वेंसी रिसीव करेंगे वो एक्चुअल से कम होगा। ये जनरल लाइफ का चीज, लेकिन एग्जैक्टली कितना होगा उसके लिए मैथमेटिक्स पे रिलाई करना पड़ता है, ठीक है? डेरिवेशन करेंगे हम लोग। नीचे लिखो टॉपिक। Whenever
takes place between whenever there is relative motion takes place between source and observer, comma, the apparent frequency received by observer, is different from actual frequency produced by source. So stop. This is called Doppler's effect. ठीक है। अब यहाँ पे डेरिवेशन है एपरेंट फ्रीक्वेंसी का। डेरिवेशन फॉर एपरेंट फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग एफ डैश कहेंगे, रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर। मान लीजिए v is velocity of sound, ds is velocity of source, v naught is velocity of observer, f naught is actual frequency, नॉट नहीं लगाते, ठीक है, नॉट से कहीं ऑब्जर्वर ना समझ। हाँ, f is actual frequency and f dash is apparent frequency। समझ में आया इतना। अब हम लोग डेरिवेशन जो करने जा रहे हैं वो हम लोग 4 केस में करेंगे, 4 अलग अलग केस। सबसे पहला केस ये मान लो, केस 1, सोर्स इज moving towards stationary observer। चलिए ये कहानी सुन के बताइए, तो कोई सिचुएशन बताइए जहां ये सेटिस्फाई हो रहा होगा लाइन, ये वाला जो लाइन लिखा होगा ना, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी ऑब्जर्वर। जैसे रोड पे हम लोग खड़े हैं और कोई ऑटो वाला हमारी तरफ आ रहा है, सिंपल, ठीक है, हमें ऑब्जर्वर और सोर्स है वो ऑटो वाला, वो आ रहा हॉर्न बजाते हुए मेरी तरफ, करेक्ट है। ऐसे केस में मान लो सोर्स और ऑब्जर्वर को पहले रोक लो, ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, पहले रुकाओ। एक वेवलेंथ इतना, यहां से यहां तक के बीच का जो लेंथ है वो लैम्डा है। अभी हमारे पास साउंड का वेलोसिटी v है, तो अगर आप तुमसे टाइम पूछेंगे तो क्या बोलोगे, लेंथ बाय वेलोसिटी, ठीक है, एक्चुअल, ये एक्चुअल। अभी ये चल नहीं रहा, ऑटो वाला खड़ा होकर हॉर्न बजा रहा था, तुम खड़े होकर सुन रहा था, फिर तुमको देखा कि वहां खड़े हैं, अभी चलना स्टार्ट, ठीक है। ये रहा तुम्हारा सोर्स, जिसका एक्चुअल वेवलेंथ ऐसा था, यहां से यहां तक लैम्डा, जिसका एक्चुअल वेवलेंथ लैम्डा था। अगर ये सोर्स राइट की तरफ bs से बढ़ने लगे तो एक फ्रीक्वेंसी एक पूरा का पूरा वेवलेंथ इमिट करते करते वो ऐसे पहुंच जाएगा ना, क्या t टाइम के अंदर उसका जो लेंथ कवर होगा वो bs into t होगा, वेलोसिटी into टाइम। तो जो एपरेंट वेवलेंथ ऑब्जर्वर को रिसीव होगा वो लैम्डा डैश होगा, ठीक है। एक वेवलेंथ रिसीव करते करते वो भी थोड़ा आगे आ गया, तो लैम्डा डैश इज एक्चुअली लैम्डा माइनस bs into t। लैम्डा डैश देखो, एक्चुअल लैम्डा को तुम लिखोगे टाइम into v, तो अगर तुम लैम्डा डैश को लिखोगे तो लिखोगे v into t डैश। देखो ना ध्यान से समझो, लैम्डा को लिखोगे ना v into t, तो अगर लैम्डा डैश को लिखोगे तो वेलोसिटी ऑफ साउंड तो वही रहेगा, साउंड का वेलोसिटी नहीं बदलने वाला, ठीक है, लेकिन टाइम t डैश यहाँ पे है लैम्डा माइनस bs into t, हर जगह समझते जाइए,
ये है वी टी डैश और ये है वी इंटू टी, ये वाला माइनस बी एस एंड टी। भी टाइम को क्या फ्रीक्वेंसी के साथ रेसिप्रोकल में दिखा सकते हैं, v माइनस बी एस, टी बाहर मतलब 1 बाई एफ बाहर, हमको एफ डैश लिखना है, तो एफ डैश विल बी इक्वल्स टू v, एफ डैश विल बी इक्वल्स टू, देखिएगा f v बाई v माइनस बी एस, समझो तो अच्छे से। जो हमारा एपरेंट फ्रीक्वेंसी है जो ऑब्जर्वर रिसीव करेगा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड विद v बाय v माइनस vs। यहाँ v किसको स्टैंड कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, और vs किसको दिखा रहा है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स। आप खुद ही देख पा रहे हैं, आप खुद यहाँ मैथमेटिकली देख पा रहे हैं कि जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है न्यूमरेटर से, सही है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है। अगर ये छोटा है तो क्या मेरा एपरेंट फ्रीक्वेंसी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा, तो जब भी सोर्स ऐसे साउंड बजाते हुए तुम्हारी तरफ आएगा तो जो तुम उसका फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा वो उसके एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होगा। ये हम लोग ऐसे ही सीख गए थे, बिना डेरिवेशन के भी सीखते थे, लेकिन अब डेरिवेशन से फायदा क्या है, आप एग्जैक्ट नंबर निकाल सकते। मतलब किसी के गाड़ी के हॉर्न में लिखा हुआ है 100 हर्ट्ज और वो तुम्हारी तरफ आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से, आप यहाँ 100 हर्ट्ज पुट कीजिए, साउंड का वेलोसिटी 330, नीचे 330 माइनस 50, तो 330 बाई 280 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आएगा वो एग्जैक्ट वैल्यू होगा जो आपको सुनाएंगे। कहीं दिक्कत? इसका रिवर्स कर देते हैं, सोर्स को दूर ले जाते हैं, केस 2, source is moving away from stationary observer। अच्छा, इस केस में हम ज्यादा डेरिवेशन को लंबा चौड़ा नहीं खींचते हैं, एकदम सिंपल सा है कि सोर्स अगर दूर जाएगा तो जो आप vs देख रहे थे ना, उस vs की जगह नेगेटिव साइन लगा दो शुरू से, क्योंकि वेलोसिटी आप बोल रहे हो, तो अगर ईस्ट में आने वाले वेलोसिटी को आप प्लस कहे हैं, अभी ये वेस्ट में जा रहा है तो माइनस कर दीजिए। तो वैसे केस में आपके पास जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v बाई v प्लस bs होगा। यहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी f बाई v माइनस bs है, यहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल्स टू f डैश इज इक्वल्स टू f v बाई v प्लस bs है। समझ रहे हो ना, यहाँ पे एपरेंट फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से या कम होगा, क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर बड़ा, तो इस बार ठीक है, इतना नोट करो, फिर दो और केस अलग से। अच्छा कोई बात नहीं, केस 3 क्या है, इस बार सोर्स आपका स्टेशनरी, सोर्स इज स्टेशनरी and observer is moving towards source। पहले तो आप ये देख लो कि दोनों रुका रहता है तो कंडीशन क्या बनता है, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर दोनों ही रुका हुआ है तो साउंड आगे की तरफ भी से बढ़ता है, एक वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ को ट्रैवल करने में जो समय लगता है, इस वेवलेंथ को ट्रैवल करने में जो समय लगता है वो होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, करेक्ट है। लेकिन जब ऐसा हो कि ऑब्जर्वर भी एक वेलोसिटी से सोर्स की तरफ आने लगे, सोर्स रुका हुआ है, इस बार जरा गौर करना, साउंड जा रहा था ऑब्जर्वर की तरफ, साउंड हमेशा सोर्स से ऑब्जर्वर ही तरफ जाता है, ठीक है, सोर्स से साउंड है ना निकला और ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है और ऑब्जर्वर भी इधर आ रहा है, तो क्या इन दोनों के बीच एक रिलेटिव वेलोसिटी है, वो रिलेटिव वेलोसिटी कितना है, क्या वो v प्लस v नॉट है, तो अभी का जो टाइम लगेगा वो होगा वेवलेंथ डिवाइडेड बाय v प्लस v नॉट। अभी का जो टाइम लगेगा वो ऑब्वियसली पहले से कम लगेगा क्योंकि दे आर रिलेटिवली कमिंग क्लोजर टू ईच अदर, तो दैट इज लैम्डा बाय v प्लस v नॉट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 1 बाय f डैश, और यहाँ जहाँ लैम्डा था वहां आप लिख सकते हैं t इंटू v डिवाइडेड बाय v प्लस v नॉट,
तो इक्वेशन इज 1 by f dash is equals to t के जगह पे 1 by f, ऊपर में v और नीचे में v प्लस v नॉट, पलट दो, f dash is equals to f v प्लस v नॉट by v। इस बार जरा गौर करना कि ऑब्जर्वर जब नजदीक आ रहा है सोर्स का तो ऊपर वाला जो हम लोगों का न्यूमरेटर है वही बढ़ गया, तो उसके बढ़ने की वजह से जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है। इसी का केस 4 देख लीजिए, यहीं पे अब इधर खत्म करेंगे, अभी रुको यार। ड्राइवर के सही और गलत का आंसर, ठीक है, इसके मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर छिपा है। हाँ, अभी हम आपको समझा। केस 4 में सोर्स इज स्टेशनरी, source is stationary and observer is moving away from source, away है, away from source, तो सोर्स रुका हुआ है और ये जो ऑब्जर्वर है वो सोर्स से दूर जा रहा है, v नॉट, ये सोर्स रुका हुआ है, तो बस यहाँ एक माइनस लगा, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगा वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v माइनस v नॉट बाई v होगा। इस बार आप देख रहे हैं एपरेंट फ्रीक्वेंसी लेस देन एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब आइए जजमेंट टेक, ठीक है, आप पहले ये चारों केस जो देखे हैं, आप जो कंडीशन शुरू में सुने थे, बताइए इन चारों केस में केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 किस पे फिट बैठता है? केस 3 पे फिट बैठता है, ठीक है। पुलिसमैन इज सोर्स एंड दैट कार ड्राइवर इज ऑब्जर्वर। अब करना क्या पड़ेगा, पुलिसमैन का दावा है कि हम जो विसल बजा रहे हैं उसका फ्रीक्वेंसी है 500 हर्ट्ज, और आदमी, अगर आप एक बात तो देख चुके ना कि जब ये नजदीक आएगा तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, तो आप कब साउंड नहीं सुन सकते हैं, जब या तो 20 हर्ट्ज से कम हो या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो, तभी ना आप बोलिएगा कि हाँ नेचर आपको ऐसा बनाया कि हम नहीं सुन पाएंगे। तो आपको पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ना है, तो 500 से आप घट के 20 वाला बात तो बोल नहीं सकते, आपको 20,000 वाला बोलना होगा कि सर मेरे पास जो साउंड पहुंचा उस हिसाब से 20,000 से ज्यादा था तो मुझे सुनाई नहीं दिया। 20,000 हर्ट्ज, 500 हर्ट्ज, साउंड का वेलोसिटी 330 या 340 जो भी है के साथ 330 फुट कर लिए, तो यहाँ से v नॉट आएगा। तो पता चला कि जब ये कैलकुलेशन किया गया तो इट इज अबाउट टू बी 340 किलोमीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, 340 किलोमीटर पर आवर कम से कम स्पीड होना चाहिए। तो आप रोड पे चल रहे हैं कि मिसाइल था? बात समझ गए? हाँ चल सकता है, लेकिन वो रेसिंग कार होता है, उसके लिए रेसिंग ट्रैक होता है, वो आम पब्लिक में नहीं चलता है। सही है, 340 के आसपास किलोमीटर पर आवर का उसका स्पीड नापा गया, तब आपको कहीं वो ऐसा फेनोमेनन जनरेट हो सकता है, तो हिसाब से भी तो आप ओवर स्पीड है, फाइन बनी, ठीक है। तो जजमेंट डे में यही निकला, आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब आप लोग ये जो चार केस आप अभी देखें, ये 4 केस मोर देन सफिशिएंट होता है डॉक्टर्स इफेक्ट में एक से एक न्यूमेरिकल बनाने के लिए। कुल मिला के अब थोड़ा सा है ना, हम आपको इसके न्यूमेरिकल का हिस्सा बताते हैं। हमको न्यूमेरिकल पार्ट पूरा कवर करने के लिए 11 से 12 अलग अलग टॉपिक पढ़ाना पड़ता है, जिसमें 3-4 लास्ट का टॉपिक थोड़ा बड़ा है, हम वो 3-4 छोड़ रहे हैं, हम 8 आपको तुरंत बता देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम क्या बोले, लास्ट का 3-4 छोड़ रहे हैं, हाँ वो उसमें थोड़ा समय लग जाएगा, आज अपना एप्रोप्रिएट टाइम में। न्यूमेरिकल के लिए कुछ पॉइंट्स है। पहला केस क्या था? पहला केस ये था कि सोर्स और ऑब्जर्वर में सोर्स नजदीक जा रहा था, तो ऐसे केस में एपरेंट फ्रीक्वेंसी आया एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v बाई v माइनस bs, करेक्ट है। दूसरा केस क्या था कि सोर्स ऑब्जर्वर से दूर जा रहा था, तो जो मेरा एपरेंट फ्रीक्वेंसी था वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v बाई v प्लस bs था। तीसरा केस क्या था कि सोर्स रुका हुआ था और ऑब्जर्वर आ रहा था नजदीक, तो हमारा एपरेंट फ्रीक्वेंसी था एक्चुअल फ्रीक्वेंसी v प्लस v नॉट बाई v। आप केवल ये याद रखिएगा ना, तो भी आपका मैक्सिमम न्यूमेरिकल कवर हो जाएगा। अगला था सोर्स और ऑब्जर्वर में ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, f डैश इज इक्वल्स टू f
इफेक्ट v माइनस v नॉट बाई v, करेक्ट है। अब ये चारों केस मिला के चार और केस बनता है, दोनों चलना स्टार्ट कर दिया। अगर दोनों चलना स्टार्ट कर दिया, जैसे पांचवा नंबर देखो, सोर्स है ऑब्जर्वर है एंड बोथ आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, लिखेंगे आंसर, लिखेंगे बाद में लिखेंगे। सिक्स्थ नंबर, सोर्स है ऑब्जर्वर है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर बट ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, ओके। अगला हो सकता है हम लोगों का source and observer, source is moving away from observer and observer is also moving away from source, and eighth one is source and observer, source is moving away from observer and observer is moving towards source, correct है। जैसे आप किसी ऑटो पे बैठे हैं, आप चल रहे हैं ऑटो के साथ और पीछे वाला एक ऑटो तुम्हारी ही तरफ आ रहा है लेकिन हॉर्न बजाते हुए आ रहा है, इस बार तो दोनों मोशन में है। आप ऑब्जर्वर हैं और पीछे वाला जो ऑटो है वो क्या है, सोर्स है। आप भी मोशन में हैं और पीछे वाला सोर्स भी मोशन में, कौन सा केस, 6 नंबर। आप ऑब्जर्वर हैं, उधर जा रहे हैं, इधर पीछे से एक ऑटो है वो हॉर्न बजाते हुए आ रहा है, करेक्ट है। अब मान लीजिए आप एक लेन में चल रहे हैं, दूसरे लेन से उधर से एक वापस आ रहा है, तो ये दोनों नजदीक आ रहा है, तो दैट इज कंडीशन नंबर 5, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा केस बनता है, 8 आपके सामने रख दिया गया है, 2-3 छोड़ रहे हैं वो बाद में देखेंगे, क्लियर है। अब यहां देखो, इन सब का आंसर पिछले 4 आंसर के अंदर, ये 4 आंसर है। आप ये सोच के जहां पूछेंगे वो बता, इस फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, याद रखिए। इसके घटने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल था, डिनोमिनेटर। यहाँ बढ़ने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, न्यूमरेटर। यहाँ बढ़ने के घटने के पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है, डिनोमिनेटर। जब आप ये केस लेते हैं, क्या आपको लग रहा है कि दोनों बढ़ाना चाहता है, तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ केस 1 एंड केस 3, करेक्ट। तो देखो आंसर है f डैश इज इक्वल टू f, ऊपर वाला बढ़ा नीचे वाला घटा, इसने फ्रीक्वेंसी बढ़ा, नहीं समझा। केस 3 से ऊपर v प्लस v नॉट और केस 1 से डिनोमिनेटर में v माइनस v। देखिए भाई, जब कोई चीज बढ़ाना होगा ना तो न्यूमरेटर को बढ़ाना पड़ेगा और डिनोमिनेटर को घटाना पड़ेगा, और अगर कोई चीज घटाना पड़ा तो न्यूमरेटर को घटाना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को बढ़ाना पड़ेगा, करेक्ट है। याद इसके प्लस लगने से ये बढ़ रहा है और यहाँ माइनस लगने से बढ़ रहा है, और ये दोनों 4 है ना बढ़ना। ऊपर देखो, कौन बढ़ाना चाहता है, सोर्स बढ़ाना चाहता है। तो सोर्स अगर बढ़ाना चाहता है तो नीचे में कर दो माइनस, सोर्स वाला काम नीचे हो रहा है, ऑब्जर्वर वाला काम ऊपर हो रहा है। ऑब्जर्वर क्या करना चाहता है, बढ़ाना या घटाना, क्या करेंगे ऊपर माइनस, ऊपर में कर देंगे माइनस, समझ आ रहा। अगला बताओ, अगला बताओ f डैश इज इक्वल टू f, सोर्स क्या करना चाहता है, बढ़ाना या घटाना, घटाना चाहता है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर किसमें इफेक्ट पड़ेगा, प्लस या माइनस, प्लस। ऑब्जर्वर क्या करना चाहता है, घटाना चाहता है, तो माइनस कर दे न्यूमरेटर में। यहां देखो f डैश इज इक्वल टू f, यहां बोलो न्यूमरेटर क्या होगा, v प्लस v नॉट, और डिनोमिनेटर क्या होगा, v माइनस vs, ठीक है। वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, जो आना है, क्लियर, नोट करो। डॉप्लर्स इफेक्ट ही 2-3 टॉपिक उसमें न्यूमेरिकल वाइज छोड़े, हाँ बोलो ना।